रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज आप न्यू विजन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रोग्राम में आए। साथ ही साथ ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर जब भी किसी प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से हम अपने उस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं हाफिज शमशाद साहब से कहूंगा कि वो कुरान पाक की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيम। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब दरूद शरीफ खुद ही पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि न्यू विजन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ये ट्रस्ट एक एनजीओ है जिसको खास एजुकेशन, इसी तरीके से हेल्थ, वुमेन इंप्रूवमेंट और नीडी पर्सन जो है उनकी मदद के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। उसी की मद्देनजर अभी चुके नीट की एग्जाम हुई है, नीट का रिजल्ट आया है और स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से आगे काम करें और ऐसी बहुत सारी मिसालें भी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वो बच्चे जिनको सही गाइड नहीं मिली उनको MBBS मिल सकता था या किसी अच्छी कॉलेज में उनका नाम आ सकता था। मेरे पास गुज़िश्ता में एक प्रोग्राम किया मिशन एजुकेशन 2026 के नाम से। उस प्रोग्राम में 120 स्टूडेंट आए और हमने उनको करियर गाइडेंस के रिलेटेड उनसे बात की तो पता चला कि बच्ची के 520 नंबर होने के बावजूद भी वो BHMS कर रही है मिस गाइड की वजह से। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। जब तक सही गाइड नहीं होगी, सही बातें हमें मालूम नहीं होंगी, तब तक हम सही सिलेक्शन नहीं कर सकते। उसी के मद्देनजर न्यू विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम का खास मकसद यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है उनको सही गाइड दिया, उनको बताया है कि आपके नंबर के हिसाब से कौन कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि यहाँ वो स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने नीट को क्वालिफाइड कर लिया है, पास कर लिया है, ये बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक स्टूडेंट हैं। तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दी, 11 लाख के करीब स्टूडेंट फेल हो गए और जो पास है उनमें आपका बच्चा है। अगर आपके बच्चे का स्कोर कम है तो भी आपको बच्चे को डांटना नहीं चाहिए बल्कि उसको मोटिवेट करना चाहिए। जब आप इसको क्लियर कर सकते हो तो बड़े से बड़ा काम आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट ने नीट को क्लियर कर लिया। अब जितने भी उसके नंबर आए वो अपनी जगह ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम सबकी सोच यही होती है कि भाई गुजरात के अंदर हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, MBBS मिल जाए, उसके बाद फिर इंडिया, फिर तीसरा नंबर एब्रॉड का होता है। हर एक की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट एब्रॉड भी जाना चाहते हैं लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने इस प्रोग्राम के अंदर हर तरह की फैसिलिटी आपको दी है। गुजरात के काउंसलर भी यहाँ पर मौजूद है जो खास गुजरात से रिलेटेड आपको मशवरा देंगे। इसी तरीके से ऑल इंडिया अगर आपको पूछना है वो भी आपको उसका भी मशवरा यहाँ पर मिलेगा। एब्रॉड बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं या पेरेंट्स का ये मानना होता है कि भाई हमको बच्चे को एब्रॉड भेजना है, उसकी सही गाइडलाइन क्या है, उसके भी एक्सपर्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर धर्मदीप पटेल साहब, शालीन हॉस्पिटल इनका है, इन्होंने MBBS रशिया से किया है और FMG भी क्लियर कर लिया है।
यानी अभी कुछ लोगों के जहन में बात आती है कि भाई अगर बच्चे ने बाहर से अब्रॉड से एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद वो यहाँ की एग्जाम को क्लियर करेगा या नहीं करेगा, ये बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब कितने स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेते हैं, हमारे डॉक्टर साहब इन्होंने क्लियर कर लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम में ही उसको क्लियर कर लिया है। ये डॉक्टर साहब हैं, आई सर्जन भी हैं, और इसी तरीके से ग्लोबल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो खास एब्रॉड से ताल्लुक रखती है और उसी के रिलेटेड काम भी करती है, और इंडिया की भी जो एमबीबीएस करना चाहते हैं उसके ताल्लुक से भी इनका काम है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इनवाइट करूंगा डॉक्टर धर्मजीत साहब पटेल को कि वो आए और बच्चों को मोटिवेट करें और उनके रिलेटेड जो भी जरूरी बातें वो बताएं। साथ ही साथ डॉक्टर आफ्ताब से मैं कहूंगा कि पहले उनकी सालपोशी की जाए और फिर उसके बाद सर आगे बच्चों के सामने स्पीच देंगे। इधर आइए। अब सर आपके सामने एक बात और ये भी बता दूं कि प्रोग्राम तो चलता रहेगा, अगर किसी को कोई आंसर क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं प्रोग्राम के बीच में भी और आफ्टर प्रोग्राम भी। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? एकदम मैं डॉक्टर धर्मजीत पटेल। मैंने 2003 में रशिया मॉस्को से एमबीबीएस किया था। 2009 में वहां से पास आउट करके मैं यहाँ पे आया। आने के बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एफएमजी क्लियर किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में एप्लीकेशन किया, उसमें मैंने क्रैक करके मैं ऑल इंडिया से महाराष्ट्र में प्राइवेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में मैंने पीजी किया था ऑप्थाल में, और उसके बाद मैंने फेलोशिप किया अर्ली नाइट केयर हॉस्पिटल तमिलनाडु में, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आई हॉस्पिटल है पूरे, और वहां पे डेली का 1500 से 2000 तक के आई हॉस्पिटल मतलब आई की सर्जरी होती है डिफरेंट पार्ट की। वहां से मैंने फेलोशिप किया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2017 से मेरा खुद का आई हॉस्पिटल भी है, सीटीएम पे भी है, और मेरा एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हाथीएम, वहां पे एज ए मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिक चीज जो बताना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और डॉक्टर आफ्ताब जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड है, मैंने उनके थ्रू भी अच्छा खासा काम किया, सब किया है। बेसिक में जो ये बताना कि मैं ग्लोबल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करता हूँ, ठीक है। जैसे लोग जानते हैं कि मैं जो 2003 में गया उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था, तो कई लोगों ने बोला कि रशिया में आटा नहीं मिलता है, सिर्फ मैदा मिलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा कि एक टाइम पे भी डॉक्टर बनना नहीं है, कैंसिल कर देते। आप लोग जानते हैं डॉक्टर परवेज अंसारी करके है, वो पीडियाट्रिशियन है, वो मेरे सीनियर थे, वो मेरे से 1 साल आगे थे, मैंने उनको खुद मिला था। तो भाई उन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं, वहां पे गेहूं से लेके चावल से आटा सब कुछ मिलता है, A to Z सब कुछ मिलता है वहां पे, ठीक है। उस टाइम पे 2003 में वहां पे हम लोग खुद कुक करते सब कुछ हम खुद ही बनाते थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि आपको कुक बना के दे, रेडी करके दे, हम लोग ही खुद बनाते थे, रेडी करते जाते थे, पढ़ते थे, ऐसा होता। अभी के टाइम पे जैसे आपने बताया, अभी वहां पे सब चीज अवेलेबल है, कैंटीन से लेके मेस से लेके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, डिनर, वो सब कुछ आपको वहां पे इजीली मिल सकता है। इससे कैसा आपका पढ़ने में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो सकता है, बाकी पढ़ने में ज्यादा काम कर सकते हैं, बाकी खाना बनाओ उसमें टाइम वेस्ट आपका ज्यादा हो सकता है। उस टाइम पे 5.8 साल का कोर्स था, बेसिक चीज यही है, सबको इंग्लिश सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज होती है कि जहां पे जाते हो आपको वहां का वेश धारण करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे गुजरात में पढ़ते हो तो गुजराती पेशेंट आएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी सीखना पड़ेगा, तमिलनाडु में तमिल सीख, क्यों? पेशेंट वहां का ही लैंग्वेज बोलेगा, आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। तो मेन चीज हुई है डॉक्टर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी नहीं आएगी तो पेशेंट क्या बोलेगा आपको पता चलेगा नहीं, और उससे क्या हो जाएगा, आपका डायग्नोसिस पूरा मिसमैच हो जाएगा, उससे आपकी ट्रीटमेंट पूरी चेंज हो जाएगी। तो आपको लैंग्वेज इजी होती है, जैसे जैसे आप वहां पढ़ते जाते हो, कम्युनिकेशन करते जाते हो, तो आपको लैंग्वेज इजीली आ जाती है। चीज ईयरली वहां पे मंथली एग्जाम होती है, ईयरली एग्जाम होती है, फाइनल एग्जाम होती है। मेन चीज होती है एफएमजी। अभी जो सबको डर लग रहा था, एफएमजी का एग्जाम स्टार्ट हुआ 2002 से, मैंने एडमिशन लिया था 2003, मेरी सेकंड बैच थी कि जिन लोगों को कंपलसरी एफएमजी यहाँ पे एग्जाम देनी पड़ती थी। ऐसा भी नहीं है कि आपको एग्जाम आपने वहां से 6 साल कर लिया तो आप यहाँ पे आके इजीली एफएमजी क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एमएमसी देखना चाहती है अपना कैलिबर कैसा है, आपने वहां पे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आप जानते हो, आपके फादर मदर कोई जानता नहीं है।
यहाँ पे आके आपने कुछ अल्लाह आगे पीछे अल्लाह कुछ किया तो दिक्कत यही आती है कि अभी आपका फैमिली का नाम खराब हो रहा है। तो बेसिक एफएमजी सबको क्लियर करनी पड़ती है। पहले एफएमजी का ऐसा था कि पहले साल में 3 बार लिया जाता था, अभी उसको साल में 2 बार किया गया है। तो मतलब एग्जाम दो, तैयारी करो, एग्जाम दो, एमसीक्यू टाइप होता है आपको। और दूसरा 2007-8 से बाद वहां पे भी मतलब रशिया में, उज्बेकिस्तान में, हर कंट्री में यहाँ से डॉक्टर लोग जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर बच्चे यहाँ पे आते हैं, दिल्ली में या गुजरात में कहीं पे भी आप रुकते हो वहां पे उनको कोचिंग सेंटर होते हैं, वहां पे वो कंटिन्यूस कोचिंग करवाते हैं। मतलब जितने सब्जेक्ट आपके वहां पे हो गए उसके जो बाकी सब्जेक्ट रहते हैं मेडिकल के, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरे करवाते हैं। वो भी यहाँ पे जो सुविधा आपका डॉक्टर ने बताया वहां पे भी सुविधा उपलब्ध है, मतलब आपका वहां पे भी एफएमजी की तैयारी कर सकते हो, प्लस आप लास्ट में जो बचे सब्जेक्ट यहाँ पे आप भी दे सकते हो। चीज देखिए कि आप जब भी एफएमजी करते हो या वहां पे पढ़ते हो, पढ़ना अच्छे से पड़ता है, क्योंकि एफएमजी ऐसा इजी एग्जाम नहीं है, एफएमजी स्ट्रिक्ट एग्जाम है, थोड़ा सा आपको मेहनत करके करना पड़ेगा। क्योंकि बेनिफिट एक ही है कि आपने एक बार एफएमजी क्लियर कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और उसका यही फायदा ये है कि जब आप ऑल इंडिया के एग्जाम दोगे पीजी के तो आपको बहुत फायदा करेगा आपका, ठीक है। यहाँ के डॉक्टर को एक डायरेक्टली पीजी देना, यहाँ पे अपने को बेनिफिट ये रहता है कि आप एक ऑल इंडिया में क्लियर करके आते हो एफएमजी, तो आपको ऑल इंडिया में बेनिफिट रहता है, आपका एक होता है ना विश्वास ज्यादा रहता है कि हम लोग क्लियर करके आए तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड रहता है। तो आपको जब दूसरे बच्चे एग्जाम देते हैं उससे अच्छा अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे यूजी में साल की 15 लाख 20 लाख ऐसे फीस चलती है, ठीक है, और पीजी में करोड़ 1.5-2 करोड़ से ऊपर जाता है, प्लस अपना पीजी करने के बाद हॉस्पिटल का खर्चा, ये खर्चा वो सब आके खड़ा रह जाता है, वो सब महंगा होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको कुछ ऐसा दिक्कत लगे तो डॉक्टर बनना ही है, अच्छा डॉक्टर बनना है तो कोई भी कंट्री चूज करके वहां से अच्छे से पढ़ो, वहां से करने के बाद एफएमजी यहाँ पे क्लियर करो, एफएमजी क्लियर होने के बाद यहाँ पे पीजी करो, आगे फेलोशिप करो, सबसे बेस्ट रहता है। तो यही है, आपको किसी को कोई क्वेश्चन ऐसे कोई भी रिलेटेड हो तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन क्या है? एमबीबीएस in गुजरात। हाँ, स्कोर क्या करना है? देखो एक्चुअली इसमें कैसा है कि आपका स्कोर होने के बाद 50% मतलब आपको पहले क्लियर होना पड़ता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग होता है, ठीक है, वो हर साल चेंज होता रहता है, जैसे 10% to 15% अप डाउन होता रहता है, क्या बढ़ा क्या लास्ट ईयर का स्कोर कितना, अभी का स्कोर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। दूसरा क्या होता है उसमें ये भी देखते हैं कि आपका ये माइनॉरिटी में आते, ओपन में आते, वो सब बहुत चीज ये करते हैं। आप इस बार देखोगे नीट में तो सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पास आउट हुए, मतलब हर एक कैटेगरी अलग अलग होती है, मतलब जो लास्ट ईयर जो होता है उसका 10 to 15% प्लस माइनस करके आपको चलना पड़ता है इसके रिगार्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं ये बता दूं, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि भाई गुजरात में एमबीबीएस करना है तो इसके लिए चॉइस फिलिंग होती है, जैसे एडमिशन स्टार्ट हो गए तो उसके लिए एक बिल खरीदना होता है, तो अलग अलग जगह पे लोग ये चॉइस फिलिंग करवाते हैं। इस कई है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों के, सबका अलग अलग सिस्टम है। 10 से 15 हजार रुपये आमतौर से चॉइस फिलिंग के लोग लेते हैं और उसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई ये सब करते हैं। हमारी तरफ से डॉक्टर आफ्ताब साहब से हमने बात की तो इन्होंने, चूंकि हमारा ट्रस्ट है और ट्रस्ट में कुछ ना कुछ रियायत भी होनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात को रखा और ये कहा कि 5,000 रुपए में हम चॉइस फिलिंग कर देंगे आपकी। जो दूसरी जो अकेडमिया है 10 से 15 हजार रुपए लेते हैं, 7,500 रुपए तो मिनिमम स्टार्टिंग है, उसमें BMS BHMS ये सब। अगर चॉइस फिलिंग को लेकर के किसी का क्वेश्चन है और इस तरह का है तो डॉक्टर हमारी ऑफिस है बराबर गुरुपाली में, यहाँ पर 3रे माले पर, वहाँ आ सकते हैं, एड्रेस भी है और आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। गुजरात के अंदर एडमिशन के लिए कोई भी डोनेशन नहीं होता है, यानी कोई ये समझे कि भाई मेरे 400 नंबर हैं और मैं डोनेट करके यहाँ पर एडमिशन ले लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट का सिस्टम है
सिस्टम के हिसाब से एडमिशन लेना है, और जिसके ज्यादा नंबर उनको पहले मिलेंगे, जिसका कम उसको उसके बाद मिलेगा। इस चीज को हम समझ लें। बहुत सारे एजेंट होते हैं जो आपसे ये कहेंगे हम गुजरात के फुला कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं एडमिशन हो गई, आपने पैसे दे दिए, आपके पैसे डूब गए। ऑल ओवर इंडिया के अंदर गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन गुजरात में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके जितने नंबर होंगे, रही बात कि कितने नंबर पे आपको कौन सी, तकरीबन मेरे ख्याल से 7,500 के आसपास यहाँ पर एमबीबीएस की सीटें हैं, और उसमें 4300 के करीब गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट सब मिलाकर के कुछ 4,500-5,000 के आसपास सीटें हैं। उसमें हर एक की फीस भी अलग अलग है। आप जब चॉइस फिलिंग का नंबर है तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर जी मर्सी को, फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस, फिर आपके पास कितना बजट है उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट कोटा वगैरह ये सब देख सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। अगर आपका बच्चा यही बॉर्न है, यही 10-12 किया हुआ है, तो कोई चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आउट ऑफ स्टेट बॉर्न है, यानी डेट ऑफ बर्थ बाहर की है, तो ऐसी सूरत में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे ग्रुप बना हुआ है नीट एंड करियर गाइडेंस के नाम से। उसके अंदर भी आप अगर इजाजत देंगे तो हम आपका नंबर डाल देंगे, उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहेगी। तो गुजरात के लिए तो सीधा एकदम सीधा सवाल यही है कि जैसे अभी बता रहे हैं कि हो सकता है अगस्त की स्टार्टिंग में 1-2 तारीख को एडमिशन का ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो जाए, तो उसके बाद सबसे पहला काम आपका चॉइस फिलिंग का है। आपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, कहीं भी आप करा सकते हैं, यहाँ कराओगे तो आपको डिस्काउंट के साथ 5,000 रुपए होगा। चॉइस फिलिंग के बाद राउंड चलता है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, उसी के हिसाब से फिर काम होता है। उसमें मेरे ख्याल से 1,000 रुपए फी होती है, और 10,000 रुपए और 11,000 रुपए के आसपास आपको पे करना होता है। ये गुजरात का एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। स्कॉलरशिप का भी है हमारे पास। यहाँ पर ये डॉक्टर फैजान साहब बैठे हुए, 3rd ईयर इनका कंप्लीट हो गया गोधरा से। हमारी इस एनजीओ के थ्रू इनका एडमिशन हुआ है गोधरा के अंदर एमबीबीएस। इनकी सिस्टर भी सार मेडिकल के अंदर एमबीबीएस कर रही है, उनका 1st ईयर कंप्लीट हुआ है। तो हमने भी बहुत भागदौड़ की लोगों से मिले, 3 साल हमने इसके पीछे लगाए, और हमारी संस्था ने फिर हमारे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। मैंने बताया कि भाई डॉक्टर साहब की ग्लोबल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एब्रॉड ऑल ओवर इंडिया के ताल्लुक से बहुत अच्छा नॉलेज है, काम भी बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि इस तरह का प्रोग्राम रखा जाए, बच्चों को गाइड किया जाए। अब इसके बाद फिर भी कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कर सकते हैं, टेबल लगे हुए 1-to-1 का भी आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद में डॉक्टर अजीम सिंधी, इन्होंने एमबीबीएस किया है चाइना से। ये बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, और आपके सामने बताएं चाइना से। ये एक चीज ये बताना मकसूद है कि आदमी पढ़ाई के लिए कहीं भी जा सकता है। वो जुमला आपने सुना होगा, उतलुबल इल्म वलो बिस्सीन, क्या आप इल्म को हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। ये किताबों में लिखा हुआ है। तो ये हमारी सिस्टर है अजीम सिंधी साहिबा। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब से कहूंगा कि उनकी सालपोशी कर दी जाए, और हाफिज साहब से कहूंगा कि उनको ट्रॉफी दे दी जाए, और फिर उसके बाद वो स्पीच आपके सामने। Hello, good morning सभी को, and on behalf of Vision Trust, I warmly welcome all. So मेरा नाम डॉक्टर अजीम सिंधी है, मैंने चाइना से एमबीबीएस किया है, and I am here to discuss for most important decision as in students' life for studying abroad. अभी आप सबको पता है कि एडमिशन के लिए आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। पहले तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने एमबीबीएस के लिए कौन सी कंट्री चूज करनी है। सो मैं आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दूंगी कि हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाइना से मैंने स्टडी किया है, तो मैं पहले चाइना के बारे में आपको बताती हूँ कि यहाँ से जाने का फ्लाइट कॉस्ट आपको पता ही होगा कि टोटल 25,000 to 65,000 अप्रॉक्सीमेटली रहता है।
और एनुअल कॉलेज का बजट है 4 to 6 लाख रुपीज। एंड सेपरेट आपको हॉस्टल मिलेगा, बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल रहता है यहाँ पे, और विदर -10 to 30 डिग्रीज होता है। जब मैं वहाँ पे थी तब वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम -5 तक रहता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। सो इट इज़ वेरी बियरेबल कि वहाँ का जो भी एटमोसफियर है, कुछ कुछ बच्चे सोचते कि हम यहाँ से चाइना जाएंगे तो वहाँ पे विंटर हम सहन कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं ये बोलूँगी कि विंटर का जो मतलब यहाँ से तो ज़्यादा ही होता है, बट यू कैन टेक द शॉपिंग लाइक कि आप ऐसे कपड़े लेके जा सकते हो कि आप वहाँ का एटमोसफियर इजीली गैदर कर पाओ। और वहाँ पे इंडियन फूड भी अवेलेबल है। हमारे पास दूसरे कंट्रीज है लाइक किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के अंदर आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज भी आपको मिल जाएगी एंड इजीली वहाँ पे यू कैन कंप्लीट योर एमबीबीएस। वहाँ पे एनुअल फीस रहता है, मिनिमम रहता है लाइक 2.5 to 3.5 लाख ईयरली। सो टोटल वहाँ का 5 ईयर एमबीबीएस आपको कंप्लीट करना है। चाइना में भी 5 इयर्स होता है, प्लस 1 ईयर आपको इंटर्नशिप करना रहेगा। किर्गिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज नॉर्मल टू -10 to 25। वहां पे भी कोल्ड रहता है। थर्ड है रशिया। सो सर अभी धर्मदीप सर ने अभी स्पीच दिया और उन्होंने अभी एमबीबीएस कंप्लीट किया रशिया से। तो रशिया का एमबीबीएस भी यू अंडरस्टैंड कि वहाँ का स्कोर भी काफ़ी हाई रहता है। कि मेरे साथ में जितने स्टूडेंट्स थे जो मेरे बैच के थे, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट थे, दे पास आउट फ्रॉम रशिया ओनली। और रशिया में ट्वेल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन्होंने अपना एडमिशन लिया था। वहाँ का वेदर थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड रहता है कंपैरेटिवली, बट इट इज़ इजीली बियरेबल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 इयर्स है और वहाँ पे इंडियन फूड भी अवेलेबल है। फोर्थ है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान का ईयरली फीस है 2.5 लाख to 3.5 लाख एंड हॉस्टल में बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट फैसिलिटी अवेलेबल है। मीडियम है इंग्लिश। आपको बताइए कि फॉरेन में जो भी कंट्रीज में हमारा कम्युनिकेशन होता है पेशेंट्स के साथ, तो वी नीड टू क्लियर HSK 1, 2, 3 इन चाइना। और वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज भी रहते हैं, हर कंट्री के अलग अपने अपने कोर्स रहते हैं। तो आप बेसिक नॉलेज के लिए आप अपना क्लियर कर सकते हैं कि आपको मेडिकल टर्म्स खाली रीड करना रहता है उसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेन आपका स्टडी इंग्लिश में ही होगा तो आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा एग्जाम क्रैक करने में। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए मार्क्स नीट के अंदर टू टेक द एडमिशन इन द अब्रॉड यूनिवर्सिटी। ये आपके बेसिक नीड्स हैं। और एफएमजी के लिए वहाँ पे आपकी कोचिंग फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। सो इट विल बी इजी दैट आप 4.5 ईयर या 5 इयर्स के बाद जो आप एग्जाम क्रैक करोगे एफएमजी की, तो वो यहाँ आने के बाद आपके लिए बहुत इजी होगा एग्जाम क्रैक करना। बिकॉज आप फर्स्ट ईयर से मेडिकल जो भी स्टडी करते हो वहाँ पे, तो आप उसके साथ साथ आप कोचिंग भी कर सकते हो, राइट? किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू। जैसे अभी मैम ने बताया कि अपने यहाँ पर जनरल के लिए 213 और जो भी CST वगैरह उनके लिए 177 स्कोर है। आजकल ऐसा भी होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर अब्रॉड वाले कहते हैं कि हम एडमिशन करा दें। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 3 साल का जो रिजल्ट होता है वो वैलिड होता है, यानी आपने पास्ट में उससे पहले एग्ज़ाम दी है और उसमें बच्चा पास है तो वो एब्रॉड में एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर बच्चा फेल है तो ये गलती हम ना करें बल्कि रिपीट कराएं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने हमसे कहा कि हमको प्रोग्राम में आना है
मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे के लिए गाइड हो जाए कि कम से कम 30 के करीब स्टूडेंट वो थे जो नीट को क्लियर नहीं कर सके। उनके पेरेंट्स का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमको प्रोग्राम में आना। हमने उनको एक ही सलाह दी कि आप आगे किसी से कोई मशवरा मत करो। अगर आपका एब्रॉड का प्लान है और रजिस्टर आपका बच्चा पास है तो आप प्रोग्राम में आ सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रोग्राम में मत आओ। आप अपने बच्चे का किसी अच्छी जगह पर एडमिशन कराओ जहां वो फिर से नीट की तैयारी करे। कोशिश आपकी यही हो कि बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आए। आप किसी एजेंट के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, मिस गाइड कर देंगे। एक बार आपकी जेब से पैसा निकल गया तो दोबारा वापस आने वाला नहीं। ट्रस्टेड लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए इस चीज का खास ख्याल रखें। यहाँ पर हमारे नूरुद्दीन सर भी आ चुके हैं जो एक्सेंट मास्टर एकेडमी जुआपुरा के अंदर है, जो नीट की तैयारी कराते हैं। इनके जो मैं आपको बता दूं कि इनके एक स्टूडेंट जो है जो 720 में से 720 ही उनके नंबर, ये बहुत बड़ी बात है। आज एलन है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। नूरुद्दीन सर यहाँ बैठे हुए, मैं उनको अभी बुलाऊंगा। और कई स्टूडेंट वो हैं जो एमबीबीएस एम्स के अंदर, भोपाल के अंदर एम्स में है। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत अच्छी पढ़ाई है। सर हमारे साथ यहाँ आज के प्रोग्राम में मौजूद है। एक दो फैमिली वालों से ये भी डिस्कस हुई थी कि भाई बच्चों को जैसे अगर रिपीट कराना है, दोबारा रिपीट कराना है तो हम कहाँ उनको भेजें। तो देखो हमारा किसी से कोई टाइप नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको वहीं एडमिशन लेना है, कोई कमीशन हमारा नहीं है। हमारा तो एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के थ्रू हम सिर्फ सही गाइड देना चाहते हैं बच्चे को और पेरेंट्स को। आप एडमिशन कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन हर एक एकेडमी वाला सबसे पहले ये जरूर बताता है कि मेरी एकेडमी से कितने स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में गए, ये जरूर बताता है। उससे लोगों को अंदाजा होता है कि भाई पढ़ाई कैसी है, टीचर कैसे हैं, किस तरह की टाइमिंग है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे नूरुद्दीन सर मौजूद हैं, मैं उनको भी दावत दूंगा। उससे पहले मैं डॉक्टर अहमद अली साहब से कहूँगा कि वो नूरुद्दीन सर की सालपोशी करें और नूरुद्दीन सर से मैं कहूँगा कि बच्चों को ऐसा गाइड करें कि आगे चल के अपने करियर में कुछ बन सके। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं तो बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका मिला आप लोगों के सामने बात करने के लिए। मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बताऊंगा, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में मेरी कोशिश होगी कि अभी जैसे नीट का रिजल्ट आया है और जो एडमिशन प्रोसीजर होता है उसको अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है। उससे पहले बच्चों के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में, जहन में जो बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सब टॉपिक पे मैं एक एक करके डिस्कस करूं और आखिर में हम चाहेंगे कि आप भी अपने जो भी क्वेश्चंस आपके क्लियर करें डाउट्स। देखिए, मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है मुंबई से हुई। मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इरादा तो नहीं था कि टीचिंग फील्ड में आना है, लेकिन कहते हैं कि जो होता है किस्मत में है वो किसी न किसी जरिए मिल जाता है। तो 2014 में हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मुंबई में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, एक्सीलेंट मास्टर्स एकेडमी नाम से। उसके बाद में जो इब्तदाई दौर था, स्टार्टिंग में हमने बोर्ड पे फोकस किया। महाराष्ट्र बोर्ड जो होता है उसमें से फोकस किया। 2-3 साल से बोर्ड पे रहे और वहाँ भी जैसे यहाँ पे सीईटी होता है, कुछ सेट बोलते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी होता है। तो सीईटी पे हमारा फोकस था बच्चों के लिए। 2-3 साल इस पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिजल्ट दिए। मैं खुद मैथ्स लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14-15 साल से इस फील्ड में हूँ और बहुत सारे बच्चों से मिला और अभी भी हमारे मुंबई में काफी बच्चे हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों की तकलीफें होती हैं, वो हमें पता चलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी सोल्यूशन भी दिया है। तो सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि नीट जो एग्जाम है, अभी आपने देखा होगा कि नीट पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्कशन किया जा रहा है
कल ही जो गवर्नमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रिजाइन हुआ। तो ये जो नीट है ना, इंडिया का जो एग्जाम है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है ही, और अभी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। तो देखिए, नीट का जो एग्जाम है, ये 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया। पहले क्या होता था कि अगर हमें, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आपको एमबीबीएस करना है या और भी कोई कोर्स करना है, स्पेशली अगर एमबीबीएस करना है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते थे। जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम एआईपीएमबी करके होता था, एम्स का एग्जाम होता था, जिपमर का एग्जाम होता था। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो खुद का अलग अलग एग्जाम लेते थे। तो एक बच्चा जिसको डॉक्टर बनना है, उसको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते थे। हर फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स फिल करना होता था। एक एक फॉर्म का प्राइस होता था 2000, 3000, 4000। कभी आपको एग्जाम दिल्ली जाके देना है, कभी पटना जाके देना है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा ये डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया 2016 में कि नीट का एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया कि जितने भी इंडिया में कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, एएफएमसी हो, जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको मेडिकल कोर्सेज में आना है तो उनको नीट एग्जाम देना है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, जो 2016 में लिया गया। अब 2016 में ये एग्जाम तो लॉन्च हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो स्टेट, अलग अलग स्टेट है, जैसे मैं तो मुंबई में काफी टाइम रहा हूँ, यह मेरा फर्स्ट टाइम है अहमदाबाद में। मुंबई में बहुत काम किया है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी मैंने पहले काम किया है, और 2014 तक फिर हमने अपना इंस्टीट्यूट डाला। तो जब ये नीट का एग्जाम कंपलसरी हुआ, मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, और बहुत सारे स्टेट में हमारे कुछ टीचर्स कांटेक्ट में थे, बच्चे कांटेक्ट में थे। तो पहले तो 3-4 साल था, आप समझिए 2018-19 तक बच्चे तो जो स्टेट वाइज, जैसे दिल्ली में ये एग्जाम जो नीट आया उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में थे, ऑलरेडी एआईपीएमटी उनके पास में ऑप्शन था, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां पे सीईटी टाइप का एग्जाम होता था, उनके लिए इनिशियल टाइम पे बहुत दिक्कतें हुई। 2-3 साल लोगों को समझने में, 2018-19-20 तक तो समझने में लगा, कोचिंग इंडस्ट्री को भी, हम लोगों को भी 2-3 साल लगा कि ये नीट क्या है, किस तरीके से बच्चों को निकलवाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे चीजें क्लियर होती गई, और फिर लॉकडाउन का टाइम आ गया। आपको बताऊं कि 2021-22 में बेसिकली जब लॉकडाउन के बाद में हमें मौका मिला पढ़ाने का, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे गौर किए कि रिजल्ट, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ आपको, कि रिजल्ट लाने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे कहाँ पे वीक पड़ते हैं। अभी भी हमारा ड्रॉपर बैच स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, लास्ट टाइम मेरे पास एक बच्ची आई, 7th टाइम था रिपीट का, तो मैं शॉक हो गया कि 7th टाइम। अभी मैं इस साल की बात आपको बता रहा हूँ, हमारा मुंबई में जोगेश्वरी में इंस्टीट्यूट है, तो अभी मैं पिछले हफ्ते वहां पे था, तो एक बच्ची वो एलएलबी कर चुकी है, कंप्लीट है, 1 साल शायद प्रैक्टिस भी की है, अब उसको नीट का एग्जाम देना है। तो मैंने उसको कम से कम 1 घंटा समझाया कि आप मत करो, लेकिन उसकी जिद कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना ही है। तो फिर मैं बोला कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा है तो ठीक है, आप कर लो, कोई इशू नहीं। अच्छा, इससे पहले भी मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक बच्ची बीकॉम कर चुकी थी, उसकी छोटी सिस्टर मेरे पास में थी, अलग उसका एमबीबीएस का एडमिशन हुआ। अब होता है ना कि घर में एक बच्ची डॉक्टर बनने जा रही है, तो अब वो बड़ी सिस्टर थी, उसका बीकॉम कंप्लीट हो चुका था, अब उसको ऐसा कि नहीं मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो फिर से जोगेश्वरी की वो बच्ची थी, तो वहाँ पे एक लोकेशन है वैशाली नगर, वहाँ पे वो रहती है। तो फिर मेरे पास में उनके पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बच्चों का देखा कि देखिए इसमें बच्चों के ना मेंटेलिटी देखना होता है, रिपीट करते हैं, वो ड्रॉप लेते हैं कि वो कितने पॉजिटिव माइंड से रिपीट करने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे जब बात किया तो मुझे एहसास हो गया कि ये कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं रिपीट, क्योंकि उनका 12th साइंस से ही हुआ था, फिर उन्होंने कॉमर्स फील्ड में एंट्री की। लेकिन वो बच्ची बहुत मेहनती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊं कि पहले साल में, ये मैं 2000, अगर मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, 2023 या 24 की बात है, तो उनका स्कोर था 460 मार्क्स, और उनको बीएमएस मिल गया, गवर्नमेंट में मिल गया, बीएमएस मिला, एमबीबीएस तो नहीं मिला, लेकिन बीएमएस मिल गया, और 7-8 महीने की मेहनत की और उनको मिल गया। तो हमने बहुत बार ऐसे बच्चों को देखे हैं
मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे जब ड्रॉप लेते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कि 11th-12th किया और नीट में स्कोर अच्छा नहीं आया, आपको ड्रॉप लेना है उनको, तो प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पे जुआपुरा के अंदर इंस्टीट्यूट डाला है, एक्सीलेंट मास्टर्स एकेडमी। ये तक समझिए 5-6 महीना पहले हमने स्टार्ट किया अप्रैल में। उससे पहले मैंने तकरीबन आप समझिए 15-16 इंस्टीट्यूट में वो पर्सनली गया, मैं पर्सनली गया कि यहाँ का सिस्टम कैसा है, मैं थोड़ा जानने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से कोचिंग काम करता है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे ज्यादातर तवज्जो बोर्ड पे होता है कि बस बोर्ड में अच्छा करना है, बोर्ड के पीछे लोग लगे रहते हैं, और फिर क्रैश कोर्स 1 महीना 2 महीने का करवाया जाता है बच्चों को। मैं आपको बताऊं कि आप क्रैश कोर्स चाहे पूरे दुनिया का सबसे टॉप टीचर रख दीजिए, 2 महीना पढ़ाने के लिए रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चा कितना भी सही हो रिजल्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि नीट 1-2 महीने की चीज नहीं है। अब 10th स्टैंडर्ड में आपका बच्चा है, अगर मान लीजिए कि पूरा साल भर नहीं पढ़ा और 1 महीना बहुत मेहनत कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रिजल्ट आ जाएगा? क्योंकि पोर्शन बहुत कम है, छोटा सा पोर्शन। अगर बच्चा 1 महीना भी मेहनत कर लेना तो 80, 90, 95 तक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 12th साइंस लिए हो, नीट की तैयारी कर रहे हो और आपने अपना 1 साल 1.5 साल बर्बाद कर दिया और आप क्रैश कोर्स में फीस पे करके पढ़ने चले गए, अब आप चाह रहे हो कि रिजल्ट आ जाए, नहीं रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर तीनों सब्जेक्ट मिला के तकरीबन 100 चैप्टर्स हैं। और दूसरी बात यह है कि एक चैप्टर को कायदे से पढ़ाने में 10 से 15 दिन लगता है, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि 100 चैप्टर्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। तो मैंने ये देखा, देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल 10th के बाद में 11th-12th साइंस लिया, उसका एम है कि डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करना है, लेकिन वो बस 2 साल बोर्ड पे लगाना कि चलो बोर्ड में स्कोर करना है, 70, 80, 90 लाना है, ठीक है, उसको बोर्ड में आ जाएगा। अब वो बच्चा अगले साल ड्रॉप लेता है, अगले साल ड्रॉप लिया, आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा, फिर से नहीं है। और ये जो मैं आपको बताया ना कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैंने तो अभी लास्ट ईयर 7 साल वाले एक बच्चे को देखा। तो इसकी वजह क्या आपको बताऊं, 11th-12th हो गया, आपने नीट को पढ़ाई नहीं, जो नीट का डिमांड है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, आपने किया ही नहीं। अब आप 12th के बाद में नीट तैयारी करना स्टार्ट करते हो, आपके पास कितना टाइम होता है आपको पता है? हर साल में एग्जाम होता है, रिजल्ट आते थे जून का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, आप सोचने में 10-15 दिन लगता है आपको। आप ड्रॉपर बेंच में एडमिशन लेने का तो जून एंड में या जुलाई में, ठीक है, आपने जुलाई में एडमिशन ले लिया। अब आप काउंट कीजिए, अगले साल फिर से मेरे एग्जाम होना है। अच्छा, एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए आपका पोर्शन कम से कम 2-3 महीना पहले खत्म होना चाहिए, ताकि आप बार बार रिवीजन करें, आप टेस्ट दें, तब जाके आपको रिजल्ट अच्छा लाने की उम्मीद होनी चाहिए। अब होता है कि आपके पास बचते हैं मुश्किल से 8 से 9 महीना, जिसमें आपको पूरा 11th पूरा 12th पढ़ना होता है, मतलब 100 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, और आपके पास टाइम कितना है? 8 से 9 महीना। अब जो बच्चा 11th-12th में नीट को नहीं पढ़ा है और वो अगले साल नीट ड्रॉप करने गया और वो ये सोचे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या तो बच्चा बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, या तो उसको बहुत अच्छा सिस्टम मिलना चाहिए, वो 1-1 मिनट यूज करे तब रिजल्ट आ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है कि रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने नीट इस बार दिया है नहीं दिया है, मैं चाहूंगा कि देखिए हम इस चीज को माइंड में बिठा लें। आपका बच्चा चलिए नीट का एग्जाम दे दिया, आगे आपके कॉन्टैक्ट में आपके रिलेटिव होंगे, आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो इस चीज को आप फॉलो कीजिए कि अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आप 10th के बाद में बहुत अच्छे कोचिंग में डालिए और उनको नीट पहले दिन से पढ़ाइए। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, पेरेंट्स के जहन में हमेशा एक क्वेश्चन घूमता है कि अरे नीट की तैयारी करेंगे तो बोर्ड का क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे ने नीट की 50-60% भी अच्छे तरीके से तैयारी की है, तो बोर्ड नहीं भी पढ़ेगा तो भी 70-80% आ जाएगा, बोर्ड नहीं भी पढ़ेगा तो भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग अपने कोचिंग में नीट के जो बच्चे होते हैं बोर्ड पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ लास्ट में 1 से 2 महीना में टेस्ट लेता हूँ बस। और आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी जोगेश्वरी में हमारे पास में 34 बच्चे थे टोटल,
और बोर्ड मेरा मेरा लास्ट परसेंटेज था 65, महाराष्ट्र बोर्ड लास्ट परसेंटेज जिस बच्चे का था 65 था। सब 80 प्लस मेरे मैक्सिमम बच्चे 70 और 80 में जो नीट की तैयारी कर रहे थे, और हम बोर्ड नहीं पढ़ाते। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने यहाँ पे गुजरात का जब बोर्ड का पेपर देखा और महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का डिफिकल्ट है गुजरात से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और हम बोर्ड नहीं पढ़ाते, क्या करवाते हैं, सिर्फ नीट करवाते हैं। अब आपको बताऊं कि 33-34 में 33-34 का सिलेक्शन नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हो जाता है, जो एकदम फैक्चुअल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और आपको बताऊंगा, 34 बच्चे में से मैंने अभी काउंट किया 21 बच्चे 450 क्रॉस थे, 450। डॉक्टर आफ्ताब साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मैं जब यहाँ अहमदाबाद का आया तो मैं किसी को नहीं जानता था, बस मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। मेरा शौक था और मेरा शौक रहता है कि मैं अपने कम्युनिटी के अंदर काम करूं। तो मेरा किसी वजह से अहमदाबाद में रुकना हुआ 2-3 हफ्ता, और मेरी आदत है कि मैं बैठ के नहीं रहता हूँ, तो ठीक है मेरा यही काम है। तो मैं बस स्टार्ट किया कि यहाँ का कैसा क्या माहौल है। तो मुझे पता चला कि जुआपुरा एरिया है, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है और बहुत अच्छा है। और मैंने बस इरादा कर लिया कि मुझे स्टार्ट करना है, और मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचा, मैं स्टार्ट कर दिया। एक दिन में मैंने डिसीजन लिया, मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब से मिला और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत तरीकों से। तो अभी वो हमारे मुंबई में भी थे पिछले हफ्ते, 4-5 दिन थे। तो उन्होंने देखा है पर्सनली, मैं आप ये बस समझिए मैं यही बात कर रहा हूँ, उन्होंने पर्सनली देखा है हमारे बच्चों से, मैंने उनको मिलवाया भी है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप 3-4 दिन दीजिए, जाके बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए। तो आपको बताऊं कि 33-34 में से मैक्सिमम मेरे 80% बच्चे 450 है। हम उनको नीट पहले दिन से बहुत कायदे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप यकीन करेंगे कि नीट का एग्जाम बहुत आसान है, उसके कंपैरिजन में जेईई मेंस, जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है बहुत टफ होता है, 10 टाइम्स डिफिकल्ट है। आईआईटी के लिए जो जेईई एडवांस एग्जाम है बहुत से डिफिकल्ट एग्जाम में आता है। नीट कुछ भी नहीं है। नीट में स्कोर करना, मैं आपको ये बात करना देता हूं। जो बच्चे सोचते हैं ना कि नीट बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है नीट। अब नीट में स्कोर कैसा है उसकी बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जिस लोकेशन पे हम जोगेश्वरी में है, आस-पास में 60% उर्दू मीडियम स्कूल है। बिल्लत स्कूल का अगर आप लोग, मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अहमदाबाद के, स्पेशली जुआपुरा के, जोगेश्वरी से कनेक्टेड है किसी न किसी तौर से। तो बिल्लत स्कूल है, बंदी स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है वहां पे उर्दू मीडियम, और हमारे पास बच्चे भी उर्दू मीडियम के आते हैं। और अलग उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये जो आमिना कड़ी वाला बच्ची है ना, तो उनको 720 आया था। बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, उनको 715 स्कोर हो गया था जब उनका फिजिक्स में एक क्वेश्चन पे डाउट था ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में। तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से वो आंसर सही था और न्यू एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन का आंसर अलग था। तो बाद में जब एनटीए ने रिलीज किया तो ओल्ड एनसीईआरटी रिलीज किया, उस बच्चे का 5 मार्क्स कट गया था। उनको 715 मार्क्स था, 79 ऑल इंडिया रैंक था, लेकिन उनको एम्स मिल रहा था। लेकिन उन्होंने एम्स भोपाल में एडमिशन लिया। उस टाइम पे आपने सुना होगा कि कोलकाता में कुछ न्यूज आ गया था और उसका ऐसा था कि दिल्ली नहीं जाना है, उसका तो ऐसा था कि मुंबई के बाहर नहीं जाना है। लेकिन मैंने उनको बहुत समझाया, उसके वालिद साहब से मिला कि एम्स की बात अलग होती है। तो खैर उनका ऐसा हो गया कि भोपाल में उनके रिलेटिव भी मिल गए, तो एम्स भोपाल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे मैक्सिमम बच्चे 450 क्रॉस थे, इस बार की बात बता रहा हूँ है। अब वो सारे बच्चे हमारे पास फिर से ड्रॉप ले रहे हैं। अब ये बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं अगली बार वो 600 क्रॉस रहते हैं, ये मेरी गारंटी रहती है, क्योंकि हमने बहुत कायदे से पढ़ाया। उनका 70-80% नीट की तैयारी हो गई है। अब उनको सिर्फ 20% मेहनत करना है। अच्छा 450-460 जो आता है ना, ये भी मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या है, कब आने की वजह क्या है। बोर्ड एग्जाम होता है फरवरी में, उससे पहले 1 महीना पूरा प्रैक्टिकल कर जाता है। मतलब बच्चे 3 महीना में पूरा डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब नीट से दूरी हो जाती है। और नीट की सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा का नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट है, कल नीट का एग्जाम है, तो आज रात तक पढ़वाइए, आज रात तक पढ़वाना पड़ेगा आपको, तब जाके नीट में रिजल्ट आएगा। आप ये सोचेंगे कि बहुत अच्छा तैयारी कर लिया है और 3 महीना चलो बेटा आराम कर लो, तुम तो बहुत अच्छा तैयारी कर लिए हो, ठीक है, 3 महीना सिर्फ अच्छे से अपने सेहत पे ध्यान दो, खाओ पियो और रिलैक्स रहो, नहीं रिजल्ट आएगा, नहीं रिजल्ट आएगा। नीट में 100 चैप्टर्स है, आपको एट ए टाइम सारी चीजें याद रखनी है। एक और मैं फर्क बताता हूं आपको, मैं खुद जेईई का टीचर हूं, नीट का टीचर नहीं हूं, मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद मेंस और एडवांस पढ़ाता हूं। एडवांस एग्जाम में 10 चैप्टर है, एडवांस एग्जाम में 10 चैप्टर में जेईई मेंस की आपको बात बताता हूं। जेईई मेंस 300 मार्क्स का एग्जाम होता है,
आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छा एनआईटी कॉलेज इंजीनियरिंग में उसके लिए परसेंटाइल चाहिए 96 के ऊपर मिनिमम। अगर कोई बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम दे रहा है, वो 90 परसेंटाइल लाया, 92 लाया, 93 लाया, 94 लाया, कोई काम कर नहीं है, कोई काम कर नहीं है। क्यों नहीं काम का? आपको एक भी एनआईटी कॉलेज नहीं मिलेगा। एनआईटी कहां से स्टार्ट होता है? 95% के ऊपर से स्टार्ट होता है। अच्छा, 300 मार्क्स का है, 99 परसेंटाइल क्रॉस होता है 150 160 मार्क्स से। मतलब 180 बहुत है, पकड़ लीजिए आप। 300 में से अगर कोई बच्चा 180 मार्क्स ला रहा है तो उसका जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अच्छा, वो बच्चा जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट हो गया, जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहा है, 2 शिफ्ट में होता है, 6 घंटे का एग्जाम होता है एक ही दिन में। और मैंने बताया कि व्हाट्स डिफिकल्ट एग्जाम, एक एक क्वेश्चन में 10-10 चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूछ ले जाता है। अगर बच्चे को डीप नॉलेज नहीं है, कभी एग्जाम नहीं निकाल सकता। अब मैं नीट और जेईई एडवांस के एग्जाम के फर्क बता रहा हूं कि क्या फर्क है दोनों में। देखिए, जेईई एडवांस में 10 चैप्टर है मान लीजिए, आपको 5 चैप्टर एकदम अच्छे से आता है, एकदम अच्छे से, मतलब ऐसा कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे दोगे, आपका एडवांस निकल जाएगा। अब नीट का एग्जाम में मान लीजिए 10 चैप्टर है, आपने 8 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो नहीं पढ़ा, आप नीट में नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब यह है कि नीट में आपको पूरे के पूरे चैप्टर अच्छे से तैयारी करनी होती है। डॉक्टर अकरम साहब, मैं चलिए टाइम टू थोड़ा। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको ये कहना, मैं अपनी बात थोड़ी शॉर्ट में रखता हूँ, दो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर बच्चों को नीट की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 10th के बाद में पहले दिन से उनको नीट की तैयारी करवाइए, बोर्ड का टेंशन डालें। ठीक है, मेरा एक ये आप लोगों के माइंड में ये बात मुझे डालना है। दूसरी बात ये है कि मेडिकल कोर्सेज में एमबीबीएस जो कोर्स होता है उसके टक्कर का कोई कोर्स नहीं है। आप ये समझिए कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, आप अगर इंडिया के बाहर चले जाते हैं, इंडिया के बाहर सिर्फ एमबीबीएस को जाना जाता है, बीएएमएस, बीएचएमएस जितने भी कोर्सेज हैं किसी कोर्स को नहीं जाना जाता है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल फील्ड एम किए हैं वो एमबीबीएस को ही अपना मकसद बनाए। अब इसमें जैसे फाइनेंशियली अगर आप वीक हैं तो अब्रॉड में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, एलएमसी के कुछ कंडीशंस हैं, और आप अच्छे, जैसे अभी मौलाना साहब ने बताया कि आप अच्छे किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ में मिलके डिस्कशन करें आप, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस हैं जो एलएमसी ने रेगुलेट किया है, तो वो आपको जानना पड़ेगा कि बाहर ऐसा नहीं कि कहीं पे जाकर आप एडमिशन ले लीजिए, जो एलएमसी का कंडीशन है वो फॉलो हो वैसी जगह पे जाइए आप, और फिर उसके बाद में आपकी तैयारी होगी। और मैं कहूंगा कि आप जैसे इंडिया में मान लीजिए बीएमएस, बीएचएमएस के चक्कर में पढ़ के 15-20 लाख खर्च करते हैं, तो बहुत बेहतर है कि आप बाहर जाके बीबीएस कर लीजिए, वो भी हॉस्टल के जैसा ही होता है। यहाँ भी अगर आप कहीं बाहर एडमिशन लेते हैं कोई भी कोर्स में, तो आपका बच्चा 5-6 महीने में घर पे आता है, आप बाहर भी जाएंगे उतने महीने में मेरे ख्याल से बच्चे वापस आते हैं। तो मैं पहले से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेडिकल एम किया है तो बीबीएस को ही एम रखिए। हमारे बीच में बहुत सारे और भी बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उनका भी बेनिफिट उठाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। देखो सर ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमको बताई हैं, उनको हम मद्देनजर रख के ध्यान में रखते। एक बात जो सर ने बताई है मैं भी कहना चाहता हूँ, गुज़िश्ता साल हम फरीद को लेकर के, इनकी जो सिस्टर है, कई जगह गए हमने इसी करियर गाइडेंस के लिए कि भाई आगे हमको क्या करना है, तो बड़ा अजीबोगरीब वहाँ पर कि भाई कितने नंबर है, कितने बार अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम, इस तरह की सारी बातें पूछने के बाद कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हमने इसे कहा कि ऐसा नहीं है, हम चॉइस फीलिंग हम करते हैं, एडमिशन होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो हमने चॉइस फीलिंग के अंदर साल मेडिकल को फर्स्ट में रखा और कड़ी वाली जो कॉलेज है उसको सेकंड में रखा, तो हमारा पहले उसमें साल मेडिकल में एडमिशन हो गया। तो उम्मीद हमारी बाकी रहनी चाहिए, हाँ किसको अटेम्प्ट नहीं लेना है। अगर बच्चा नर्वस हो जाता है, वो खुद ही मेहनत करना नहीं चाहता है कि भाई अब मैं आगे नहीं पढ़ना, या इस तरह का कोई बात, इस तरह की कोई बात है तो अलग है, लेकिन बच्चे का हौसला है, हिम्मत है, पढ़ना चाहता है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का टाइम खराब ना हो, एक साल हमको खराब नहीं करना है, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है अब्रॉड का, आप वहां पर एडमिशन बच्चे को दिला सकते हैं। जबकि आपको ये लग रहा है कि भाई एक साल के बाद ज्यादा से ज्यादा 2-5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो एब्रॉड का ऑप्शन भी अच्छा है एमबीबीएस के लिए। इसके लिए कुछ बातें एब्रॉड से ताल्लुक, जैसे जहन में ऐसी बात होती है कि वहाँ के हॉस्टल्स कैसे होंगे, बॉय और गर्ल्स किस तरह रहते होंगे, सेपरेट है या अलग अलग है। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर अहमद अली साहब हैं
जो शीतल वर्षा के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एब्रॉड के ताल्लुक से जो आमतौर से पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि बच्ची किस तरह रहेगी, बच्चा किस तरह रहेगा, पढ़ाई का तरीका क्या होता है, इंडियन फूड होता है नहीं होता है, इस तरह की बातें पे वो डिस्कस करें कंट्री के हिसाब से। डॉक्टर अहमद अली साहब। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ज्यादातर दिमाग में रहता है कि बाहर जाके पढ़ाई करना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला मामला रहता है कि मतलब सेफ है नहीं है, लड़कियों के लिए सेफ है नहीं है, इस तरह का कुछ मामला रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे रशिया के अंदर भी मतलब सेपरेट हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स का और इंडियन फूड भी अवेलेबल होता है, बाकी कंपलसरी इंग्लिश मीडियम होता है इसके अंदर। और मैडम ने बताया है कि रशिया के अंदर जो वेदर होता है इन विंटर -5 to 30 सेल्सियस होता है और समर में 15 to 30 सेल्सियस। और पाकिस्तान के अंदर भी बॉयज एंड गर्ल्स का जो सेपरेट है फूड अवेलेबल है, इंडियन फूड अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम है, नीट क्वालिफाइड चाहिए वहाँ पर भी, किसी भी क्राइटेरिया चाहिए। इसके अलावा जॉर्जिया में भी इंडियन फूड अवेलेबल है, कजाकिस्तान में भी है और किर्गिस्तान में भी है। और लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वहाँ पर जैसा हॉस्टल लड़कियों का अलग होता है या फिर नहीं होता है, सबका अलग अलग सेफ है, मतलब बॉयज अलग है और गर्ल्स अलग है, दोनों का बिल्कुल सेपरेट होता है और कंप्लीट इंडियन फूड होता है वहाँ पर। और किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी। बहुत सारे लोग मतलब ये कंफ्यूजन रहते हैं कि वहाँ जाकर हार्ड पड़ेगा पढ़ना, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा और कंप्लीट अच्छी पढ़ाई होती है और लोगों की इंडिया के अंदर जैसे कजाकिस्तान है, कुर्गिस्तान है, नेपाल, चाइना वगैरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर गुजरात में भी, इंडिया के अंदर भी लोगों की बहुत अच्छी मांग है और यहाँ कहते हैं कि इनके बोले बाहर के डॉक्टर हैं। इसके हिसाब से इस चीज़ की कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। और लड़कों के रहने की अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, लड़कियों के रहने की अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छा इंतजाम होता है। और इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में से निकाल दें कि वहाँ जाकर रहना बहुत दुश्वार है, नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। इंडियन कल्चर भी थोड़ा मिलता है, इंडियन फूड भी मिलता है, सारी चीज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे दरमियान में डॉक्टर असलम साहब काजी भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं डॉक्टर अहमद अली साहब से गुजारिश करूँगा कि जमालपुर से तशरीफ लाए डॉक्टर असलम साहब काजी की सालकोशी करें आप, और हाफिज साहब उनकी ट्रॉफी भी ले लें, हमारे दरमियान में मौजूद हैं। असल में क्या है कि ये प्रोग्राम चूँकि डॉक्टर से रिलेटेड है तो बहुत सारे डॉक्टर भी इन्वाइट हैं और इनके थ्रू आप लोगों को मोटिवेट भी होगा कि वाकई में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो खिदमत है माशाल्लाह जमालपुर से तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब तशरीफ। तकरीबन सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं कि इंडिया को लेकर के गुजरात एब्रॉड जो भी है बहरहाल, और यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। मैं चूँकि स्टार्टिंग में बहुत कम स्टूडेंट थे और डॉक्टर धर्मजीत साहब पटेल ने जो बातें बताई थी बहुत कीमती बातें थी। मैं चाहता हूँ कि 5-10 मिनट और आपका लेकर के, ताकि आपके जहन में ज़रूरी सारी बातें आ जाए और एब्रॉड को लेकर के भी क्लियर हो जाए। गुजरात, इंडिया, एब्रॉड, ये 3 ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं MBBS के, तो हर एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जैसे ये डॉक्टर धर्मजीत साहब की स्पीच खत्म होगी, हमारे टेबल लगे हुए हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हर एक का नॉलेज लेकर के जाएं। ऐसा नहीं है, बहुत सी मतलब हमारे माइंड में होता है कि मैं तो सिर्फ यही पूछूंगा फिर चला जाऊंगा, उसके बाद फिर कोई समझाता है कि आपको ये भी कुछ, आप प्रोग्राम में आए हो तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए। गुजरात को लेकर के और इंडिया को लेकर के, एब्रॉड, अपने तमाम डाउट क्लियर करने के बाद आप घर तशरीफ ले जाओ। उसके बाद खाने का भी हमने नज़म रखा है, खाना वाना खाएं फिर उसके बाद जाना। ऐसा नहीं कि 1-2 बातें आपने पूछ ली फिर घर जाने के बाद आपको याद है, आपकी एक टेबल पे से काउंसलिंग हो जाए, आप बैठ जाए, दूसरा टेबल खाली आप वहाँ चले जाए, सारे डाउट अपने क्लियर कर ले। कोई चीज़ भी आपके माइंड में, जैसे स्कॉलरशिप को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं, लोन को लेकर के भी बहुत, बजट को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो जो भी अपने एतबार से जहन में सोच ले,
बस मैं लास्ट बार ये डॉक्टर धर्मवीर साहब पटेल से गुजारिश करूंगा कि आप मोटी मोटी मुख्तसर बातें जिससे इनके सामने सारी बातें आ जाएं कि जिस तरह इंडिया से एमबीबीएस करना ये सेफ है और इसके अंदर स्कोप है, आके काम कर सकते हैं, इसी तरीके से अब्रॉड से भी एमबीबीएस करने के बाद वही स्कोप वही तरीका सब कुछ है। डॉक्टर धर्मवीर साहब पटेल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैंने पहले भी बोला था ऐसे, मैंने रशिया से एमबीबीएस किया है और उसके बाद यहाँ से मैंने ऑल इंडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैंने फेलोशिप किया है, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। बेसिक चीज़ वही है कि आपको इंडिया से करना है या फॉरेन से, जो भी करना है आपको ही करना है। इंडिया में जो होता है मतलब आपका बैकग्राउंड से लेके आपका पेमेंट से जो चीज़ ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और फॉरेन में ऐसा है कि आपका बजट भी कम होता है, अच्छी पढ़ाई भी आपकी अच्छी हो जाती है, बेसिक चीज़। तो यही बोलूँगा, आप लोगों के जो ज़्यादा क्वेश्चन हो वो मुझे बताओ तो मैं उसके लिए आपको बताया जा सकता है। हाँ बोलिए। हमने ऐसा सुना है कि फॉरेन में बच्चे स्टूडेंट जाते हैं जो पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाके वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? देखो एक्चुअली कैसा है कि पार्ट टाइम जॉब किसी में अलाउ होती नहीं है। मेडिकल में अलाउ नहीं, सुने मैं बोला, मेडिकल में कभी भी अलाउ नहीं होती है, क्योंकि आप यहाँ पे भी एमबीबीएस करो, कहीं भी आपको मेडिकल में टाइम मिलता नहीं, तब जाके काम करो। दूसरा चीज़ कैसा, यहाँ से जैसे आपके मदर फादर हम लोग बच्चे को भेजते हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा कमा लेते जाके, उससे मदर फादर को फायदा हो सकता है। और आपको भी पता है जैसे जैसे पैसा आता है सबको पढ़ाई कम, पैसे सबसे प्यारा लगता है, ठीक है। लेकिन वो उम्र ऐसी होती है कि जो $8 से $10 मिलकर अपना काम नहीं करे, कि 10 साल का $10 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है कि आपको मेडिकल पढ़ने के लिए गए, कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में गए, कोई भी चीज़ में पढ़ने के टाइम पे करो, पढ़ाई करो, पूरा करो, उसके बाद ही करो, ठीक है। और दूसरा मेडिकल फील्ड में ऐसा है कि आप कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यूएस गए तो वहाँ के आपको यूएसएमएल देनी पड़ती है, लंदन गए तो आपकी वहाँ की क्लेम देनी पड़ती है, जर्मनी गए तो वहाँ की जर्मन के लैंग्वेज और वहाँ से आपको सब देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि वो प्रॉब्लम नहीं है, बस वही चीज़ याद रखना है और पढ़ाई टाइम पे पढ़ाई करना है अपने को। हाँ बोलिए। वहाँ जाते हैं अब्रॉड कोई कंट्री में, हाँ। हमें एफएमसी का वहाँ प्रिपरेशन करने को मिलेगा थ्रू आउट 5 इयर्स, या हमें यहाँ आके फिर नहीं, वो आपको वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जैसे डॉक्टर आपका बता रहेगा कि फर्स्ट से आपका वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे उसको एग्जाम क्लियर किया, कैसे उसका किया जाता है। वहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो पूरे टोटल 19 सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बचते हो, बाकी यहाँ पे भी आपको क्रैक करने पड़ते, क्लियर करने पड़ते हैं आपको। ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल फील्ड आपको 1 या 2 हफ्ते में 2 महीने पूरा हो जाए। पूरा जो 5 साल की मेहनत की हुई, 3 महीने आपको पूरा 3 घंटे आपको पूरा उसको निकालना है, क्लियर करना है। क्लियर होना चाहिए, होगा तो ही आप जाओगे आगे। नीट भी ऐसी चीज़ ही है कि ऐसा नहीं है कि आपने उसमें से रट्टा लगा दिया 500, ऐसा नहीं। कंसेप्ट क्लियर होगा मेडिकल में तो ही आप आगे जा सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका ये नीट होगा या आपका पीजी का भी, उसमें कोई दिक्कत कोई आएगी नहीं आगे जाके। हाँ बोलिए। सॉरी, इंडिया में प्राइवेट बेस्ट है या अब्रॉड? कौन सर प्राइवेट कॉलेज में करना चाहिए इंडिया में या अब्रॉड में? हाँ देखो, प्राइवेट में ऐसा है, मेडिकल फील्ड इंडिया में अच्छा ही है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल देखने जाओगे तो 15 से 17, 18, 20 लाख तक का पर ईयर का आपका खर्चा आता है, प्लस आपका रहना आना जाना वो सब अलग ही होता है। अब 5 साल का गिन के तो मिनिमम 1 CR तक आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीजी आपका वहाँ ही रुका हुआ है। तो आपका पीजी इसीलिए निकल गया तो दिक्कत नहीं, आपने फर्स्ट टाइम क्लियर लिया तो फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका खुद का हॉस्पिटल करना, ये करना, वो खर्चा बच ही जाता है। एनी क्वेश्चन किसी को? अभी देखो, आज आप टाइम निकाल के आए और हर चीज़ आप पूछ सकते हो, अभी मौका है। यहाँ से जाने के बाद फिर कोई बात आपके जहन में आएगी, फिर हम इधर उधर किसी को ढूंढेंगे। बेटर ये कि अच्छा मौका है, सब यहाँ पर मौजूद है, और किसी के सवाल पूछने से दूसरे को भी फायदा हो सकता है। सोच ले किसी
हाँ जी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे मार्क्स कम हो तो एडमिशन नहीं मिलता, मतलब एक स्टेट और एक कंट्री में जाने के लिए मतलब 12th के मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे बांग्लादेश जाना हो तो मार्क्स क्राइटेरिया वो सर बता रहे हैं इसके रिगार्डिंग। नॉर्मली 50% होता है ना, बांग्लादेश का थोड़ा है। हाँ नहीं हर एक कंट्री में होता है। हाँ इसमें कैसे, जैसा आपका एनएलसी जो क्राइटेरिया है, जब आप जाते हो यहाँ से तो आपको यहाँ से आपका सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है 60% किसी भी नहीं। एमसीए में, एनएलसी में, वहाँ से अप्रूवल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको जब यहाँ पे वापस आओगे उस टाइम पे आपको यहाँ पे आके एफएमजी का एग्जाम देना पड़ेगा, और आपने जो एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस हियर एज अ डॉक्टर। सब पर्सनली भी अवेलेबल है, कोई अगर उसका और कोई भी क्वेश्चन 1-to-1 भी आप पूछ सकते हैं। तो हमने इसलिए कि इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था विषय एजुकेशन, उसमें क्वेश्चन और आंसर का सेशन था, तो बाद में कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि आपने हमको पूछने का मौका नहीं दिया। उस टाइम हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा एक लंबा वक्त रखा है। बांग्लादेश उसी तरीके से चाइना, ये दो कंट्री ऐसी है जिसमें कुछ क्राइटेरिया होता है 12th की मार्क्स को लेकर के, आपके कितने नंबर है कितने नंबर नहीं है, ये दो कंट्री है। बाकी हर कंट्री का एक अलग अलग है। इसमें ऐसा होता है कि भाई जो हमारी टीम मौजूद है, इसमें एक्सपर्ट जो हमारे यहाँ पर हैं, डॉक्टर धर्मवीर साहब और डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं, तो आप इनसे 1-to-1 मिलके अपने तमाम डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे शहर की मारूफ और मशहूर शख्सियत प्रोफेसर निसार साहब अंसारी, जिन्होंने कौम मिल्लत के लिए बहुत काम किया है, जमीयत उलमा हिंद गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपकी पूरी जिंदगी सोशल वर्क के अंदर गुजर गई, जहाँ जैसी जरूरत पेश आई आप वहाँ लोगों के लिए खड़े रहे। आज जब हमने इनवाइट किया आज इस प्रोग्राम के लिए, न्यू विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर जब ये नीट करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया, आपको दावत दी गई, क्योंकि आप खुद भी प्रोफेसर हैं, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं अपनी पूरी टीम से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर आफ्ताब साहब, डॉक्टर अहमद अली साहब, डॉक्टर फैजान साहब और इसी तरीके से जो दूसरे भी हैं कि वो हजरत की साल पोशी करें और हजरत को ट्रॉफी दें। तो पूरी टीम से मैं गुजारिश करूंगा, हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी सोशल वर्कर और इसी तरीके से कौम मिल्लत की खिदमत में गुजार दी। और प्रोफेसर साहब से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि कुछ मोटिवेट इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैं बता दूं कि ये खास नीट के स्टूडेंट हैं और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। तो कुछ बातें सर उसके ताल्लुक से भी आपको बताएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो नीट के ही सभी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके रिलेटेड 5-10 मिनट आप कुछ नसीहत कर दें। आप बैठ के बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। या जो भी हो, मैंने इस्लाम के मुसलमान हूँ, इनमें मुस्लिम कोई भी हो, कोई बिस्मिल्लाह जो है इस्लाम का एक बहुत ही सेक्युलर नारा है। वरना और सब में ये होता है कि हम भगवान की या राम जी की या सीता जी की उनकी भलाई चाहते हैं। भगवान सारी दुनिया का भला करता है, वो उसमें क्या हाथ है उसकी भलाई की, तो भलाई की जरूरत तो हमको है। इसलिए सलाम का सीधा सा मतलब होता है मैं आपको दुआ दे रहा हूँ कि आप सलामत रहिए, और सामने आप भी दुआ दे रहे हैं कि आप भी सलामत रहिए। नहायत एक सादा सा इसका मकसद होता है, और इसमें दोनों तरफ कमी है। वो लोग समझते हैं क्यों सलाम कर रहे हैं, लोग समझते हैं क्यों सलाम कर रहे हैं। और जब भी मिले एक दूसरे को सलाम करते रहें,
ये जरूरी चीज है और इससे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाते हैं। बहरहाल ये तो जीवनी बात थी जो मैंने आपके सामने कही थी। जरूरत है कि सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए तो मैं लेट पहुंचा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, सभी आप लोगों से। दूसरी बात ये है कि आज जिस मकसद से आप जमा हुए हैं, वैसे भी ये दौर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का है और पिछले 15-20 सालों से वो जो दौड़ जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसमें बहुत तेजी से लोग दौड़ रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपनी दौड़ में ताकत नहीं लाओगे, उसे नहीं बढ़ाओगे, वहां तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव दो तरह से होता है, एक आदमी जीने के लिए जी ले और एक जिंदगी के लिए जिए, और असल जीना वही जो जिंदगी के लिए जी। और इसके लिए सबसे बड़ा, चूंकि इंसान एक सोशल एनिमल कहा गया है उसको, सोशल में सबसे बड़ी बात ये होती है हम एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के काम आए। वरना अली ने कहा था कि मर्द हो तो किसी के काम आओ, मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ, धरती के बोझ बंद मत रहो। ये बेसिक बातें हैं, बराह रास्त डायरेक्ट इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके बातों से, लेकिन ताल्लुक इस तरह है कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप में जज्बा पैदा होगा कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, और उसके लिए जो मेहनत करनी है फिर आप उसके रास्ते तलाश करोगे। वरना क्या होता है, मुझे जो जानकारी है मैं समझता हूँ इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ है। गालिब ने कहा है, हाँ तमन्ना का आखिरी कदम या रब, मैंने दस्त को एक नक्श से पा पाया। आदमी चला जाए मंदिर की तलाश में, उसको सामने कोई पांव के निशान मिल ही जाते हैं जो बताता है कि मंदिर अभी दूर है, इससे भी आगे लोग गए हैं। इसलिए जरूरी है कि हम वक्त के साथ कदम मिलाकर चलें और ज्यादा से ज्यादा। और मैं जहाँ तक मुझे कहा गया कि भाई आप कुछ ऐसी भी बातें करिए कि तालीम की तरफ और खासतौर मेडिकल के मैदान में लोगों को आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो, तो मैं उस मामले में बिल्कुल कोरा हूँ, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि हमारे ज़माने में न इतना कंपटीशन था और ना मेडिकल में मैं कभी गया। हालांकि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ, लेकिन मेरे मन में ज़रा भी स्कोप नहीं था। इसलिए उसमें बहुत आपको कोई ऐसी बात नहीं कह सकूँगा जिसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। वो आपके उस्ताद जो हैं, जिन लोगों ने आपको यहाँ महफिल सजाई है, वो लोग उसके एक्सपर्ट हैं, वो मास्टर हैं उसकी, वो ज़्यादा अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मेडिकल ही नहीं, मेडिकल हो, MBA हो, इंजीनियरिंग हो, और अब तो इतनी ब्रांचें बढ़ गई हैं कि गिनती भी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ हम लोगों के ज़माने में 3 ही ब्रांचें थी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉमर्स लाइन थी, और कॉमर्स में तो पूरे अहमदाबाद में एक ही कॉलेज था। लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि ये दौड़ लगी हुई है, खरीफाई का जमाना है, इसलिए एजुकेशन में ब्रांचें भी उतनी बढ़ती गई और लोग भी, स्टूडेंट भी उतने आते गए, जो बड़ी खुशी की बात है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये होती है कि उसमें हमारी कौम भी किसी तरह अब पीछे नहीं है। हालांकि भी उसको दौड़ना बहुत लंबा है, जो फासला बीच का रह गया उसको पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी दौड़ में अपनी ताकत बढ़ाए, ज्यादा तेजी लाए, ताकि आने दूसरी कौमों के मुकाबले में हम बराबर सर ऊंचा करके जी सकें। अब देखिए कि रॉबर्ट लीन एक बहुत बड़ा मुसन्निफ था, खास तौर से पॉलिटिकल साइंस में। उसे 2 चीजों का पॉलिटिकल में ज्यादातर कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इन 2 चीजों पे हमेशा बहस होती रही। उसने ये कहा है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में दोनों में मामूली सा फर्क है।
दोनों का मकसद है कि समाज को बराबर करना और इक्वलिटी दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। समाजवाद ये मानता है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको इतना दौड़ाओ तो आगे जाने वालों के साथ हो जाए। कम्युनिज्म वो कहता है ये है कि जो लोग आगे निकल गए हम घसीट के पीछे ले आओ ताकि पीछे वाले और आगे वाले दोनों बराबर हो जाए। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार है। क्या दौड़ने के लाइन में रहोगे तो वो एक पॉजिटिव एक्शन होगा आपका और आप यकीनन उसमें कामयाब होगे, और अगर पीछे घसीट के लाने में रहोगे तो न मुनासिब है न कामयाबी है, दोनों चीजें उसमें। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें कोशिश करें। ये सब काम ऐसे नहीं है, ओकेजनल नहीं है कि हमने किया थोड़े दिन छोड़ दिया चलो फिर कर लेंगे, 2 महीने के बाद जरा आराम करके फिर करेंगे, वो बनने वाली बात नहीं। मुसलसल अमल है, एक मुसलसल काम है जिसमें लगे रहना है आपको, और जब उसमें आप लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आप कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। और मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी न करते हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हों उसमें, जिसमें मेरी मास्टरी नहीं उसमें इधर उधर की बातें करके मैं आपको एंगेज रखूँ। इकबाल ने बहुत अच्छा सबक उसमें दिया है कि तो कहते काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मुदाम चलना, चलने वाले निकल गए हैं जो जरा पहले कुचल गए हैं। अगर आप नहीं रुके तो आपका अंजाम भी कुचल जाने वालों में आपकी तारीफ की जाएगी। इसलिए मुसलसल जिद्दोजहद में लगे रहो, इंशाअल्लाह आप कामयाबी हासिल। शुक्रिया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। वक्त भी काफ़ी हो चुका है। इससे पहले कि हम 1-to-1 काउंसलिंग शुरू करें, 2-4 बातें मैं भी बता देना ये मुनासिब समझता हूँ कि देखो, हम चाहे तालीम यहाँ हासिल करें गुजरात में या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी या आउट ऑफ कंट्री कहीं भी हम तालीम हासिल करें, पढ़ना हमको ही है। हमारी जगह पे कोई और पढ़ने के लिए नहीं है। हमारे किरदार को, हमारे कैरेक्टर को कोई और चेंज नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने वुमन के अंदर वो पावर रखा है कि जब तक वो खुद कुछ न चाहे कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आप किसी भी कल्चर, किसी भी तहजीब, किसी भी तरीके के अंदर कहीं भी भेज दीजिए, जब तक आप खुद अपने आप को सेव रखना चाहेंगे कोई आपको चेंज नहीं कर सकता है। ये कुदरत ने ये निज़ाम वुमेन के अंदर रखा है। इसलिए पढ़ाई कहीं भी हो, हमको खुद ये देखना है कि मैं अपने किरदार, अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को किस तरह बचा करके अपने पेरेंट्स के ख्वाब को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई हम यहाँ पढ़ेंगे तो अलग तालीम मिलेगी, वहाँ पढ़ेंगे तो कुछ और हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरी बात, जैसे जॉब को लेकर एक सवाल था, जो मेडिकल फील्ड है, मैं कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने नीट की एग्जाम रखी है, ये शायद इसीलिए रखी है ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जिनको दिलचस्पी है, वो इस फील्ड के अंदर आए। इसमें जिंदगी और मौत का सवाल होता है। यहाँ हम किसी की जिंदगी को बचाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर हमारे जहन में ये बात है कि हम साथ में जॉब भी कर लेंगे और मेडिकल फील्ड की पढ़ाई भी कर लेंगे, अगर थोड़ा भी कहीं डाउट रह गया और हमने दवाई देने में कुछ आगे पीछे कर दिया, रिएक्शन हो गया, किसी की जिंदगी हमारे हाथ से जा सकती है। इसलिए मेडिकल फील्ड, बल्कि मैं आपको बता दूं, मुझे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अल इल्मु इल्मान, कि इल्म इस दुनिया के अंदर 2 ही चीजें हैं, एक इल्मुल अदियान और एक इल्मुल तिब यानी मेडिकल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 2 ही इल्म है, एक शरीयत का इल्म है और एक मेडिकल फील्ड है। ये 2 ही चीजें हैं, बाकी सब रिसर्च है, मालूमात है, उससे आप अपने क्या कहते हैं करियर बना सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। मेडिकल फील्ड की खास बात ये भी है कि इसमें खिदमत भी है और पैसा भी है। आपकी नियत खिदमत की होनी चाहिए, पैसा ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। इसके लिए जैसे हमारे बुजुर्ग ये मिसाल देते थे कि आप जब कोई घर बनाओ और उसके अंदर रोशनदान रखो तो आप ये नियत कर लो कि भाई इससे अजान की आवाज आएगी, तो साथ में आपको हवा भी मिलेगी और अजान की आवाज भी आ जाएगी और आपकी नियत की वजह से आपको सवाब भी मिलेगा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं आपके शमशाद साहब से गुजारिश करूंगा
कि जितने लोग भी यहाँ तशरीफ लाए उन सबका शुक्रिया अदा करें न्यू विजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। और हमारे इस ट्रस्ट को बनाए हुए भी 1 ही साल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोग्राम हमने इस तरह के कर दिए हैं। मैं फिलहाल आपसे डोनेशन की अपील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इस ट्रस्ट को आप याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे हमारी वेबसाइट बनी हुई है, यूट्यूब पर हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। वक्तन फवक्तन टाइम जैसा भी मौका मिलेगा हम इस तरह के प्रोग्राम मेडिकल फील्ड को लेकर के, इसके अलावा भी कॉमर्स है, आर्ट्स है, करियर गाइडेंस है, आफ्टर 10 एंड 12 है, आपको क्या करना है, किस तरह आपके जहन में सवालात हैं, उन सबको हल करने के लिए हमारे अलग अलग प्रोग्राम होते रहेंगे। जब भी आपके पास मैसेज पहुंचे आप दूसरे तक शेयर करें और हो सके तो आप ट्रस्ट का ख्याल भी कर सकते हैं। मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा कि इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद 1-to-1 काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब, उनकी सालपोशी कर दिया है और उनको ट्रॉफी दे दिया है। डॉक्टर अहमद अली, डॉक्टर फैजान और इसी तरीके से डॉक्टर असलम साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा। डॉक्टर आफ्ताब साहब आ जाइए। माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे दोस्त रफीक खास, दिल रात के मेरे साथी और हमारे जितने भी डिजिटल वर्क होते हैं सब हमारे हाफिज साहब देखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सबका शुक्रिया अदा करें। फिर 1-to-1 काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद खाना होगा। तमाम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमें दिया। उम्मीद है कि हमने यहाँ पे जो टूटी फूटी मेहनत की है ये सब आपके लिए यूजफुल होगी और आपके लिए ये आगे का जरिया बनेगी कि आपको किस वे पे चलना है। यहाँ पे हमारे सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप उनके साथ में 1-to-1 मिल करके जो आपके डाउट्स है उसे क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको सही गाइडलाइन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अलग टेबल लगे हो, आप 1-to-1 के लिए भी जा सकते हो। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा लाइन आप नेम बोलोगे कि हमको डायरेक्ट? नहीं, आप अपने पास से कह लीजिए। नेम बोलने में तो क्या बात है, आप अपने जैसे आपको डाउट क्लियर करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब साहब, डॉक्टर धर्मी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ बैठ जाइएगा। डॉक्टर फैजान साहब से कहूंगा मैं कि वो इस टेबल के ऊपर आए, एक टेबल और डॉक्टर अजीम सिंधी साहब के लिए मैं टेबल लगा देता हूँ यहाँ पर। इधर ले लीजिए, आराम से बैठिएगा, कोई जल्दी नहीं, डाउट सब क्लियर करके जाइएगा। एक चेयर और लगाइए, एक चेयर ले लीजिए, 2 चेयर सामने लगा दीजिएगा, एक चेयर इधर इधर 4-5 मिनट